अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बहुत ज़बरदस्त रैपिड फायर है आज और आपने कहीं जाना नहीं है। आपने ये पूरा प्रोग्राम देखना है और देखना ये है कि सोहेब भाई जो हैं, वो आज आपको कैसी-कैसी खबरें देते हैं और मेरा ख़्याल है कि विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट मी गो टू लाहौर और बात करते हैं सोहेब मरगूब साहब से, सीनियर साहब। अस्सलाम वालेकुम सोहेब भाई। वालेकुम अस्सलाम। सोहेब भाई रैपिड फायर के लिए तैयार हैं जी? जी, जी गन ठीक है, तैयार है। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक तो लोडेड ये है है। कि बाकी चीज़ें तो चल रही हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के इश्यूज़ हैं, लेकिन टू स्टार्ट विद मुझे ये बताएँ कि इकोनॉमिस्ट का भी इश्यू हम टेक अप करेंगे, दूसरी चीज़ें भी करेंगे, लेकिन मैंने सुना है कि इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त दे दी है पंजाब गवर्नमेंट को कि जी 11,000 पुलिस वाले आप भर्ती कर रहे हैं इलेक्शन के लिए। ये क्या मज़ाक है जी? ये किससे होगा और ये कब होगा? क्योंकि 30 दिन रह गए हैं इलेक्शन में। जी, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास जो इलेक्शन को मॉनिटर करने के लिए पुलिस एहलकार हैं, वो कम हैं। अब हुँ, इलेक्शन कमीशन ने कहा कोई बात नहीं, 11,000 भर्ती कर लो। इन्होंने 11,000 का टारगेट दिया था, उन्होंने 11,000 भर्ती करने की परमिशन दे दी है। अब या तो इन्होंने लिस्टें पहले से बनाई होंगी और बगैर एडवर्टाइज़मेंट के भर्ती करेंगे या ये क्या करेंगे, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन इस वक़्त सारी निगरान हुकूमतों पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो पंजाब में हो और 11,000 भर्ती होंगे तो आप देखें कि इस वक़्त तकरीबन 2 लाख के करीब पंजाब में पुलिस फ़ोर्स है और ये हुँ, 2 लाख पुलिस फ़ोर्स जो है वो सारी की सारी लगी हुई है इमरान खान के पीछे। इसीलिए मुल्क में बम ब्लास्ट भी हो रहे हैं जिनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, इसीलिए मुल्क में और सारी खराबियाँ पैदा हो रही हैं, इसीलिए मुल्क में चोरियाँ हो रही हैं। मेरे साथ 3 वारदातें हो गई जिसका रोना मैं पहले से रो रहा हूँ और पुलिस जो है वो सिवाय सीक्रेट फंड को अपने मकानात की तामीर के लिए और कहीं इस्तेमाल नहीं कर रही। मुझे एक चैनल के रिपोर्टर ने बताया कि एक पुलिस ऑफिसर जिसके पास मेरा केस था, मैंने कहा कि मैं हाँ, उसके पास जा रहा हूँ। उसने कहा कि उसके पास मत जाएँ, उसने तो सीक्रेट फंड से अपना घर बना लिया है। अब वल्लाह ओए आलम होए! बिल-सवाब बनाया कि नहीं बनाया ये रिपोर्टर जाने, लेकिन रिपोर्टर ज़्यादा जानते हैं। तो ये हाँ, उनको मतलब पता है। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। जी। तो ये जो आपने 11,000 की बात की है, ये जो केयरटेकर्स हैं, ये तो अजीब फिर इनका इसका मतलब है कि जाने का कोई इरादा नहीं है। ये जो सड़कें बन रही हैं, इतने-इतने बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इसका ज़रा मुझे हमें बताएँ कि ये तो मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, मैं रहता हूँ जोहो टाउन में। अच्छा, या पूरे शहर में मेरा फिरना-टुरना है और बहुत सी जगहों पर मैं ऐसे भी जाता हूँ जहाँ मतलब गाड़ियाँ, बसें नहीं जा सकती तो मोटरसाइकिल हुँ, और बंदा साइकिल पे और पैदल भी मार्च कर लेता है। आप यकीन कीजिए कि 4-5 सड़कें ऐसी हैं जो गुज़श्ता 10 साल में कम से कम 10 दफ़ा बनी होंगी। मसलन ओए होए! फैसल टाउन को जो लिंक कर रही है रोड जवाद चौक से अकबर चौक तक, ये मेरा ख़्याल है दर्जनों दफ़ा बनी होगी। कहीं मैंने इस पे फट्टा लगा देखा है, एक एमएनए जो स्पेशल सीट पे मुंतखब है खातून का कहीं फट्टा लगा है, किसी एमएनए का, मर्द का, किसी एमपीए का। तो ये 4-5 दफ़ा तो ये पैचवर्क हुआ और 4-5 दफ़ा ये बनी। इसी तरह जो शार फिरदौसी है, इस पे तो इसकी बेचारी की तो कमबख्ती आई रहती है, रोज़ कुछ ना कुछ इसमें मरम्मत हो रही होती है, कभी गड़ा पड़ जाता है, कभी टूट जाता है और मोहसिन और ये जो मोहसिन नकवी स्पीड है, ये इतनी तेज़ स्पीड है कि इसमें गड़े भी पड़ने की रफ़्तार बहुत तेज़ है। 3 ओए दफ़ा होए! तो गड़े पड़ चुके हैं यहाँ पर अपना शाहदेवाल चौक से जो उसके आगे अपना जहाँ पे एक न्यारी वारी की शॉप्स है वहाँ तक 3 दफ़ा गड़े पड़ चुके हैं इसकी जिसको कहते हैं ना मरम्मत हो चुकी हुई है। वो असल में तो मरम्मत हुँ, ठेकेदार की होनी चाहिए थी। इसी ठेकेदार की तरह होनी जो चाहिए। रोड लिंक कर रही है यूसीपी को वापडा टाउन गोलचक्कर से वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना ब्रांड न्यू थी, ब्रांड न्यू थी। अब ठेका किसको दिया गया अल्लाह जाने है कि वो कौन आदमी है जो ठेका लेके बैठा हुआ है और वो उसकी मरम्मत भी कर चुका। अब उसपे लिंक्स बन रहे हैं, मतलब पहले सड़क बनाई गई, अब उसपे यू टर्न आ रहा है। तो भई जब ओए आप होए! सड़क की मरम्मत कर रहे हो या बना रहे हो तो आप उसको यू टर्न दे दो। ये सड़क भी कम से कम 2-3 साल में 4 दफ़ा बन चुकी होगी। 2016 बस से वो फिर 2023 वैसे ही तक है। इसकी मरम्मत, पैचवर्क ये सारा कुछ 5 दफ़ा हो चुका होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि एलडीए से कोई जिसको कहते हैं ना आरटीआई डाले कि भाई आप बताओ कि आप जो कहते हो कि आपने इतने हज़ार मील सड़कें 1 साल में बनाई, तो एक सड़क को आपने कितनी दफ़ा बनाया? इसको कितनी दफ़ा क्राइम बनाया? डिक्लेयर असल किया क्वेश्चन जाए ये है। कि एक सड़क अगर 10-12 साल में टूट जाए तो क्राइम है और जो भी उसका ज़िम्मेदार है, उसको उस सड़क में दफ़ना देना चाहिए। देखिए, मैं एब्सोल्यूट इराक गया तो वहाँ सड़क ऐसी शानदार थी, मैंने कहा ये सड़क ऐसी शानदार क्यों है? उसने कहा कि ये रोड बिल्कुल ऐसे थी जैसे पाकिस्तान की सड़कें, ये तो मैं मिसाल समझाने के लिए दे रहा हूँ अपने अवाम को। हुँ, हुँ, तो हुँ, वो कहते हैं कि सद्दाम हुसैन जब उस रोड पर निकले तो सड़क टूटी हुई थी। सद्दाम हुसैन ने हुँ, कहा कि ये सड़क कैसे टूट गई है? उन्होंने कहा कि ये फलाने ने बनाई, उसने कहा उसको बुलाओ। अब उसको हुँ, बुलाया गया जिसने अप्रूवल दी थी उसको बुलाया गया, उन्होंने कहा ये जो खड्डा सड़क के अंदर फड़ा पड़ा हुआ है, इसके काबिल वही लोग हैं जिन्होंने इस खड्डे को डाला है।
उसने हाँ, वहीं उनको दफनाया और वहीं पे सड़क को क्लोज़ किया और निकल गया आगे। उसके बाद वो कहते हैं कि इराक में एक पैसे की करप्शन नहीं हुई रोड के मेंटेनेंस में, रोड की तामीर में। तो अब मैं नहीं कहता कि चलो हमें ऐसा भी होना चाहिए कि हम किसी को दफना दें, हमें ऐसा तो ज़रूर होना चाहिए कि हम उसको उसी जगह पे फांसी चढ़ा दें अदालती ज़राए से। क्योंकि ये हाँ। फंड का इस्तेमाल है, रोड एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियाँ तबाह होती हैं, बर्बाद होती हैं। तो ये लेकिन हमारे यहाँ पूछने वाला कोई नहीं, नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा जी, ज़रा ये मुझे बताएँ सुहैब भाई कि ये जो इकोनॉमिस्ट में जो आर्टिकल लिख बैठा है इमरान खान, उससे इतनी तकलीफ़ हो रही है, इतनी ज़्यादा शोर-शराबे की फ़िज़ा हम देख रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं तो वो चीख रहे हैं, वज़ीर हैं तो वो चीख रहे हैं। ये हुआ क्या है और इकोनॉमिस्ट ने क्या ऐसी आग लगा दी है? क्या वजह है? देखिए, ये कोई 1100 वर्ड से कम का आर्टिकल है, यानी ये बहुत छोटा आर्टिकल है। हम ऐसे आर्टिकल्स को हाँ, पब्लिक ओपिनियन या ऐसी चीज़ें भी कहते हैं, क्योंकि ये हाँ, आम ओके तौर जी। पर जो इदारती पेज पे कॉलम्स वगैरह हाँ, छपते हैं, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 1400 वर्ड्स के होते हैं, 1000 से 1400 हाँ, वर्ड्स है। हाँ, तो हाँ, ये 1100 वर्ड का एक मतलब नॉर्मल साइज़ का राइट अप था। लेकिन इससे 2 तरह के दुम पे पाँव आए हैं। एक दुम पे पाँव कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने लिखा नहीं है। अब अगर इमरान खान ने लिखा नहीं है तो सारा हंगामा है क्यों बप्पा? अब जब उसने हाँ, लिखा ही नहीं है तो कितना शोर-शराबा है। हाँ, दूसरा ये है कि ये जेल में होते हुए कैसे लिख सकता है? कैदी लिख नहीं सकता। हुँ, अब सर आप देखें कि जब शेख रशीद साहब जेल में थे, तो जंग ग्रुप के अजमल सत्तार साहब उनकी किताब को बना रहे थे और उनकी किताब मतलब जंग ग्रुप की मदद से शाया भी हुई। तो मतलब ये कहना कि जेल में आदमी बैठ के जब किताबें लिख सकता है और किताबें छपवा सकता है, कई लोगों ने जेल में हाँ, बैठ के पूरी किताबें बाहर छपवाई हैं, शेख रशीद उनमें शामिल हैं और वो उस वक़्त हाँ। मतलब इन्हीं के प्लेटफ़ॉर्म पर थे नून लीग के। तो ये कहना कि जी इसका आर्टिकल बल्कि लिखना ये वो हमारे एक अब दोस्त हैं अमीर मोहम्मद मोहम्मद अली खान साहब, आप भी जानते हैं उनको। वो उन्होंने जी, ये लिखा अपने एक ट्वीट में, उन्होंने कहा जी कि 1914 से लेकर अभी तक 28 किताबें लिखी जा चुकी हैं जेल में। तो ये कोई नई बात नहीं है, आर्टिकल्स भी लोग लिखते हैं, किताबें भी लिखते हैं, लेकिन लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। अच्छा, उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है सुहैब भाई कि जो उसकी रीच है, एक तो ये है कि जैसे ही इनको पता चला कि सोलंकी साहब को बहुत बहुत तकलीफ हुई है, तो इकोनॉमिस्ट को किसी ने बताया कि इनको मज़ीद तकलीफ दें। अब वो बार-बार उसको ट्वीट कर रहे हैं, बार-बार उसको मुख्तलिफ उसके टुकड़े लगा के ना स्निपेट्स वगैरह वो लगा रहे हैं। और मैंने ये देखा है कि ये देखें, मैं बल्कि आपको दिखा देता हूँ, 81 लाख 50,000 मर्तबा ये आर्टिकल जो है वो देखा और पढ़ा जा चुका हुआ है। और मैं अभी देख रहा था कि हर घंटे में 1 मिलियन का उसके उसमें इज़ाफ़ा होता जा रहा है। और ये इकोनॉमिस्ट की 2007 के बाद की सबसे बड़ी स्टोरी है। आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें। तो शायद ये भी वजह हो सकती है कि जो लोग चीख रहे हैं। देखिए देखिए बिल्कुल इकोनॉमिस्ट की जो नॉर्मल रीच थी वो तकरीबन 1 लाख के करीब थी और हाँ, जैसे ही आर्टिकल छाया हुआ तो ये 3 लाख को क्रॉस कर गया। अच्छा उसके हाँ, बाद अब फिगर जो है ना मेरा ख़्याल है इस वक़्त के जो लेटेस्ट फिगर हैं जब हम बात कर रहे हैं तो ये शायद 1 करोड़ भी क्रॉस कर गया होगा क्योंकि जैसे आपने भी बताया ना कि 81 लाख था हाँ, और हाँ, आपके बात करने तक हमारे बात करने तक ये मेरा नहीं ख़्याल कि ये कोई 1 करोड़ से कम पर होगा। और ये हाँ, मैं सही है। कहता हूँ कि जो इंटरनेशनल हिस्ट्री है किसी भी राइट अप के पढ़े जाने की कम मुद्दत में वो मैक्स हाँ, इससे ज़्यादा किसी की है नहीं। इवन जो ओबामा ने लिखा, ट्रम्प करते रहे, वो भी मतलब हाँ, इन मिलियंस 1 घंटे में नहीं गया। तो अब इनको तकलीफ ये है कि एक इनका जो आइडिया था वो देखिए पाकिस्तान की आबादी तो इतनी पढ़ी-लिखी और इतनी ट्विटर पे है नहीं या इतनी उस पे है नहीं हाँ, जो मतलब जितनी रीच ले गया हुआ है। और इसकी जो मैक्सिमम रीच है अगर आप ट्विटर से डाटा लेंगे तो वो यूरोप में है, अमेरिका में है। मतलब हुँ, इसको वो लोग देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं जिन जो जो अ, हाँ, जो ये बाहर जानते है। हैं कि पाकिस्तान में खेल क्या चल रहा है। जैसे हुँ, पेंटागन कह रहा हूँ, व्हाइट हाउस के जो तर्जुमान से सवाल हुए थे, वो भी पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस किए थे या शायद हाँ, हमने ना किए हों। तो पेंटागन में भी हुआ कि पाकिस्तान में 25 करोड़ लोगों के साथ एक धोखा किस्म की जमहूरियत कायम की जा रही है, तो तर्जुमान साहब आपका क्या बयान है? अब तर्जुमान हुँ, साहब बेचारे क्या कहते हैं, वो तो यही कहेंगे ना कि हुँ, हम तो अदम अदालत की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। ये एक जेनरिक किस्म की स्टेटमेंट है। हाँ, हाँ, अंदर से वो हाँ, क्या सोच रहे हैं, वो तो ज़ाहिर है सोच रहे होंगे ना, अमेरिकन गवर्नमेंट कोई हुँ, ऐसी बेवकूफ़ों की हुकूमत तो नहीं है। ना वो कोई ऐसे तो एक नहीं है, हाँ, डेमोक्रेसी हो रही है, उसको बर्दाश्त भी हाँ, करेंगे। इंडिया में नहीं कर रहे, तो हमारे यहाँ क्यों करेंगे? हाँ, हाँ, बांग्लादेश में नहीं हाँ, कर रहे, तो हमारे यहाँ क्यों करेंगे? तो मतलब लेकिन उनका एक ये होम्योपैथी किस्म की स्टेटमेंट तो है कि वो वो आ गए, उन्होंने ही फैसला करना है, लेकिन अंदर खाने कुछ ना कुछ चल रहा होगा जिसके कुछ ना नतीजे कुछ हम होगा। देखेंगे कि हुँ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ये क्या ठीक। ओपिनियन अडॉप्ट करते हैं आने अच्छा वाले दिनों में। अच्छा, जी, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है, वो ये है कि जो मरीम नवाज़ के कागज़ात नामज़दगी हैं, उनमें एक डिटेल आज आपने पढ़ी होगी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ज़रा देख लें कि जो उनके अखराजात हैं,
ये उन्होंने कोई स्विट्ज़रलैंड का दौरा वगैरह किया और 50,000 में ये कौन-सी एयरलाइन उन्होंने यूज़ की है, जो 50,000 में सारा खर्चा भी दे देती है उनका और रिहाइश वगैरह भी सारा कुछ स्विट्ज़रलैंड में। तो ये इस तरह का कुछ पता चले तो हमें भी बताएँ, हम भी चक्कर लगाएँ वहाँ से। नहीं, नहीं, ये है। देखिए ना, फवाद चौधरी ने कहा था कि पा ₹50 में हेलीकॉप्टर का ट्रैवल हो सकता है, तो ये हुँ, उनसे मुतासिर हो गए हैं। इन्होंने वो वाली कोई कैलकुलेशन की होगी जो फवाद चौधरी साहब ने हेलीकॉप्टर का खर्चा निकाला था। एक्चुअली जी। जब हम चीज़ों को करते हैं तो अब देखें, इनके पास 1600 कनाल ज़मीन निकल आई। देखिए ना, इतना बड़ा हुँ, राइवेंट फार्म है, उसकी भी मिल्कियत नवाज शरीफ फैमिली के पास है। अब हुँ, इलेक्शन कमीशन ने एक धांधली की हुई है, जिसको हम धांधला कहेंगे, प्रॉपर्टी की प्राइस की डिक्लेरेशन में। देखिए, हाँ, प्राइस हमें हर वक़्त लगानी चाहिए वो वाली जो करंट वैल्यू हो। इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप अपनी परचेज़ वैल्यू दे दें। अच्छा, हुँ, इमरान खान के जो 3 अरब रुपए का कह रहे हैं कि बनीगाला हाउस है, वो तो करंट वैल्यू पे है। और जो हुँ, इनका चंद लाख रुपए का 24,000 एकड़ है या 16,000 एकड़ है, जितना भी है अल्लाह जाने, वो मतलब चंद लाख रुपए का है। अच्छा, इन्होंने जो सफ़र किया होगा, वो उस वक़्त किया होगा जब डॉलर की प्राइस इन्होंने लगाई होगी कोई ₹25। अब हम देख रहे हाँ, होते हैं करंट वैल्यू, क्योंकि हर चीज़ डिवैल्यू हो रही है, उस वक़्त इनकी सैलरी भी कम होगी, आमदनी भी कम होगी। हुँ, और हुँ, जिस वक़्त इन्होंने ये ट्रैवल किया 50,000 का, उस वक़्त सर ये अपना पैसा जो है ना ₹1 शो नहीं कर रही थी। तो ना इनकी कोई अंदरूनी मुल्क प्रॉपर्टी थी, ना आमदनी इनकी से। कोई हुँ, बैरूनी मुल्क प्रॉपर्टी थी। अब ये हुँ, अचानक प्रॉपर्टी इसलिए बरामद हो गई कि कल को कोई इन पे कब्ज़ा ना कर ले। देखिए, हुँ, बहुत से ग्रुप ऐसे हैं ना जो यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि यार ये मरियम को देखते हैं, डिक्लेयर करती है कि नहीं करती, नहीं करती तो हम कर लेते हैं। कब्ज़ा अब कर मैं लेंगे, आपको हाँ, सच्चा हाँ, वाक़या बताता हूँ कि जब आई अपना मुशर्रफ गवर्नमेंट बसेदार आई, तो मेरे एक दोस्त थे, मग्गू फैमिली से उनका ताल्लुक था। वो कोई हुँ, दूर के ये जो सनअतकार मग्गू हैं, इनके भी कोई रिश्तेदार वग़ैरह होंगे। हुँ, मॉडल टाउन में एक 10 कनाल का मकान था, 10 कनाल का, हुँ, जो उनकी वालिदा के हमनाम के नाम था। अच्छा, अच्छा, जब मुशर्रफ गवर्नमेंट ने एफबीआर ने सारे डॉक्यूमेंट चेक की, तो उसमें इनकी माँ का नाम निकल आया कि ये उसकी ओनर है और ये डिफ़ॉल्टर है। उन्होंने इनको नोटिस भेज दिया। अच्छा, मैं वो मेरे पास आए कि यार वो 10 कनाल का मकान मेरे माँ के नाम आ गया, मैं क्या करूँ? मैंने कहा कब्ज़ा कर लो, जब एफबीआर कह रहा है तुम्हारा है तो ले लो। हुँ, मैंने कहा गवर्नमेंट हुँ, ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि तुम्हारी माँ का, तो जाके घुस जाओ। अच्छा, वो ख़ैर हम गए मकान को देखा, वहाँ कोई एक आधा चौकीदार बैठा था, बिजली का बिल भी आ रहा था, सारा कुछ चल रहा था। तो लेकिन हमने बहरहाल शराफ़त दिखाई, नहीं कब्ज़ा किया। तो मरियम को तो इन चीज़ों का पता होगा ना कि जब मकान कैसे प्रॉपर्टी करना है? इधर-उधर उनको कैसे कब्ज़ा करते हैं। हाँ, तो उन इनको उनके तो क्लियर कर। दाएँ-बाएँ सारे वही हैं ना। हाँ, अब सिर्फ़ 50,000 का मसला नहीं है। देखें, जब पनामा की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो मरियम पेनीलेस थी। मैं फिर कहूँगा मुहावरतन नहीं, असलतन पेनीलेस थी। डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने हुँ, लिखा हुआ है कि ना मेरी अंदरूनी मुल्क प्रॉपर्टी है, ना मेरी हुँ, बैरूनी हुँ, मुल्क प्रॉपर्टी है, ना मेरा कोई अकाउंट खाता है। लेकिन हुँ, अब ये पता नहीं कहाँ से खाते उगाए हैं। इस अरसे में इन्होंने कौन-सी मतलब नौकरी की है, कौन से कारोबार काम किए हैं, किया है। कहाँ हुँ, से कमाया। हुँ, इवन हुँ, अगर 50,000 का भी इन्होंने ट्रैवल किया है कहीं से, जिसमें सारा कुछ शामिल था, तो वो ये भी हाँ, 50,000 तो इनके पास नहीं थे। ये कहाँ से आ गए? अच्छा, जहाँ कहाँ से से आ आए गए? हाँ, हैं, वो पैसा ये बैंकिंग चैनल में ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये बैंकिंग चैनल में ये 50,000 मेरे पास यहाँ से आया। फिर मतलब सेटअप के रूल पूरे होते हैं। अब मैं आपको एक मतलब वार्निंग देना चाह रहा हूँ लोगों को कि जब ये पैसा कोई देखें, हमारे पीछे बाज़ मुल्क लगे हुए हैं। वो ये फेटफ को बताएँगे कि भाई ये मरियम ने जो पैसा शो किया है वो अकाउंट में कहीं नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है। अब जैसे कैसे हुआ? इमरान खान के पीछे ये लगे हुए हैं पीटीआई के कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है पैसों की और शौकत खानों के फंड रोक दिए। हुँ, अब जब मरियम के पैसे इंडियन में या किसी और चैनल्स में आएँगे तो वो इसको मनी लॉन्ड्रिंग में लाके तो हमारे लिए एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देंगे। तो हाँ, ये ज़ाहिर है। वार्निंग है, इनको सोचना चाहिए कि ये मुल्क को कहाँ जाके फँसाएँगे। ठीक है। जी। अच्छा जी, एक जो अगला टॉपिक है वो ये है कि जो इमरान खान साहब ने खत लिखा था चीफ जस्टिस साहब को, उसपे हमें कोई अमल दखल इस तरह का कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी अमल दरामद नहीं हुआ, कुछ भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके ऊपर इतनी खामोशी क्यों है जी? जी, बिल्कुल। देखिए, इमरान खान ने ख़त चीफ़ जस्टिस को ये लिखा कि मुझे आपसे इंसाफ़ की तवक्को नहीं है और आप में ये चीज़ें जो ये नहीं की और ये करना चाहिए थी। हुँ, अच्छा, ख़त बिल्कुल जायज़ था। तो अब तो प्रेस रिलीज़ भी जारी नहीं हुई। पहले एक जब ख़त आया था तो प्रेस रिलीज़ जारी हो गई थी। अब हुँ, टोटल सन्नाटा इसलिए है कि अब चीफ़ जस्टिस साहब के पास कहने को कुछ नहीं है और जवाब कोई नहीं है। और जब जवाब ना हो तो फिर खामोशी ही बेहतरीन जवाब होता है। तो वो है, इसलिए इस पे हमें मतलब ये कोई समझ लेना चाहिए हुँ, कि कि अदालती कुछ नहीं निज़ाम जो होगा। है वो इस वक़्त एक शख़्स के गिर्द घूम रहा है जिसका नाम है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ़।
इस हुँ। आदमी को मुल्क में एक ऐसे इंसाफ की ज़रूरत है, ऐसे असूलों पे खड़े होने की ज़रूरत है, इंसाफ को जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो वो उसके लिए हम अमल पैरा हैं और वही इंसाफ तो उसको मिलेगा। उसी के लिए फिर उन्होंने तौबा का दरवाज़ा खोल दिया है ना, और वो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जनाब तौबा कोई कर ले तो उसकी जो है वो फिर माफ़ी हो जाती है। लेकिन इसमें सारी सूरत-हाल में आपको लग क्या रहा है कि तौबा का दरवाज़ा जो सिर्फ़ नवाज़ शरीफ के लिए खुलेगा या बाकी लोगों के लिए भी खुल सकता है? देखिए, बात ये है कि मुल्क की जेलों में इस वक़्त लखू-खा लोग बंद हैं और लाखों लोग ऐसे हैं जिन पर एफआईआर के बाद मतलब जुडिशियल इंक्वायरी तक नहीं हुई, जिन पर अभी तक ये फर्द जुर्म आयद नहीं हुई और ये जो हुँ, 103-4 लोग हैं, उनके ऊपर भी क्या कार्रवाई हुई है, जो मिलिट्री कोर्ट में जब कभी आता है, मिलिट्री कोर्ट कभी आता है, सिविल कोर्ट, तो उन पर भी कुछ नहीं हुआ। तो हुँ, तौबा का एक ऐसी चीज़ है जो इस्लाम और अल्लाह ताला से जुड़ा हुआ लफ्ज़ है और हुँ, इसकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। तौबा की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि मैं ये फ़ील करूँ कि मैंने कोई जुर्म किया है, कोई गुनाह किया है, हाँ, कोई ऐसा काम हाँ, किया है जो इस्लामी तालीमात से मुताबिकत नहीं रखता, उससे इन्हराफ है। उसके बाद हुँ, मैं ये एक अहद करूँ कि ये काम मैं नहीं करूँगा, फिर मैं ये अहद करूँ कि मैं इसकी तलाफ़ी करूँगा। अब हुँ, इमरान खान अब सॉरी ये जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब है, वो ना ये मान रहे कि मैंने कोई क्राइम किया है, ना वो ये मान रहे कि मैंने कोई पैसा खाया है। हाँ, अब हम एक ऐसे आदमी के लिए तौबा का दरवाज़ा खोल के बैठे हुए हैं, जो मान ही नहीं रहा कि मैंने कुछ जो किया है। मान ही नहीं रहा। अब हाँ, हाँ, अब अगर वो मान ही नहीं रहे तो तौबा अब देखें कल को मैं किस कहूँ चीज़ कि की? नमाज़ें आपने नहीं पढ़ी तो मैं आपकी नमाज़ें बख्शाना चाहता हूँ। अब मेरे पास हुँ, क्या इख्तियार है कि मैं नमाज़ों का कुफ़ारा आपको दे दूँ और उसकी इजाज़त दे दूँ कि आपने हुँ, जो नमाज़ नहीं पढ़ी उसमें आप बरी-उल-ज़मा हो गए। तो हाँ, तौबा का दरवाज़ा अल्लाह ताला से मख़सूस है, ये ना पर्सनल। चीफ़ हुँ, जस्टिस से मख़सूस है, ना किसी जज से मख़सूस है, ना मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से। इस तरह मख़सूस है कि वो किसी से तवक्को करे कि ये मेरी तौबा कबूल कर लेगा, कहे बगैर, माफ़ी माँगे हुँ, बगैर। हुँ, अभी तक तो ठीक है। नवाज़ शरीफ ने कोई माफ़ी नहीं माँगी। हुँ। अच्छा जी, जी। एक और चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट हुई है, वो आपने देखी कि सेनेट की जो करारदाद मंज़ूर हुई है, इलेक्शन कमीशन के हवाले से और इलेक्शंस के हवाले से कि जी इलेक्शन का इल्तवा हो जाना चाहिए। उसमें इलेक्शन कमीशन की क्या पोज़ीशन है? कभी वो हाँ कहते हैं, कभी ना कहते हैं, ये हो क्या रहा है? ये कन्फ्यूजन सा है। पहले उन्होंने कहा जी कि हाँ, एक स्टेटमेंट दे दी इलेक्शन कमीशन ने, फिर उसकी तरदीद भी कर दी। ये क्या हो रहा है जी? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने पहले तो ये कहा कि हम इस पे बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है इस करारदाद पे। फिर उनको सोते में ख़्याल आया होगा कि जनाब जब पार्ले कौमी असेंबली ने करारदाद पास की थी कि पैसे नहीं देने 20 अरब रुपए तो वो तो हमने मान लिया था कि बाइंडिंग है। तो अब उनको जब ये ख़्याल आया तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो अब हमें पिछले जो अमल है उसके तसलसल में हमें सुप्रीम कोर्ट की जो सॉरी सेनेट की करारदाद है उसको मान लेना चाहिए। तो हाँ। फिर दूसरा ये है कि उनको फिर कहीं से समझ रहे हैं ना? कहीं से हुँ, इशारा भी आया होगा कि भाई क्या कर रहे हो? कुछ तो हुँ, सोचो बैठ के। फिर उन्होंने बैठ के सोचा होगा कि नहीं, नहीं ठीक है, हम इस पे मंडे के रोज़ अब इस पे मंडे के रोज़ वो दोबारा करेंगे। पहले उनके हुँ, तर्जुमान ने बाकायदा नफ़ी कर दी थी इस करारदाद की कि हम नहीं मानते इलेक्शन 8 फरवरी को हमारे हाँ। शेड्यूल के मुताबिक होंगे। अब भी वो इस चीज़ पर बज़ाहिर स्टिक हैं, लेकिन इजलास भी बुला लिया है। अब अगर स्टिक हैं तो इजलास क्यों बुलाया? और हुँ, अगर इजलास बुला लिया तो फिर उसमें अगर कोई ये कह देगा कि जब आपने कौमी असेंबली की करारदाद मान ली थी, तो एक ऐसे इदारे की करारदाद क्यों नहीं मानेंगे जिसमें चारों सूबों की हुँ। नुमाइंदगी है और ये बिल्कुल, करारदाद बिल्कुल। 4 सूबों की जानिब से पेश की गई है, वो तो पहले हुँ, कौमी असेंबली की जानिब से थी। तो अब हुँ। इनके लिए एक नया मसला खड़ा होने वाला है। है। अच्छा ये जी। बताएँ कि दूसरा जो मसला खड़ा हुआ है, वो हम देख रहे हैं और काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि ये जो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब हैं और गौहर साहब हैं, इनके दरमियान एक अजीब-सी टेंशन और एक अजीब-सी इख्तिलाफ़ राय नज़र आता है। कभी कोई कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा होता है। ये हो क्या रहा है और इसमें से किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? देखिए, अगर हम इमरान खान का मज़मून जो द इकोनॉमिस्ट में छपा उसको देखें और जो इमरान खान ने ख़त लिखा चीफ़ जस्टिस को उसको देखें, तो हमें शेर अफ़ज़ल मरवत 100% दुरुस्त दिखाई देते हैं। अगर हम हुँ, अदालती तारीख़ को देखें तब भी हमें शेर अफ़ज़ल मरवत दुरुस्त दिखाई देते हैं। इसलिए कि अदालत पर एतमाद करने का मकसद ये होता है कि आप अपने आप को फांसी चढ़ा लें। ये भुट्टो हुँ, ने भी किया था जब उसने मौलवी मुश्ताक पर एतमाद का इज़हार किया था और उस वक़्त भी जब उसने सुप्रीम कोर्ट अनवार उल हक पर एतमाद का इज़हार किया था। और ये एतमाद का इज़हार उनसे करवाया था याह्या बख्तियार ने। हुँ, और याह्या बख्तियार बाद के एतबार में भी बड़े सेफ एंड साउंड रहे, मतलब महफूज़ अतौरों में रहे। हिफाज़ती नज़रबंद हुए होंगे लेकिन सही मानों में हुँ, हिफाज़त के लिए नज़रबंद हुए होंगे। तो याह्या हुँ, बख्तियार जो है वो मतलब उनके कहने पर जब एतमाद का इज़हार हुआ तो भुट्टो की आज हम देख रहे हैं कि वो शहीद हैं या जो भी हैं। तो हाँ, वो कब्रिस्तान पहुँच गए। अब
जो बैरिस्टर गोहर या जो लोग ये कन्विंस करना चाह रहे हैं, देखें सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल आँखें बंद करके बैठी हुई है। एक तरफ तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के लिए तौबा के दरवाज़े खोल रही है कि भाई दे दो, 6 हुँ, लोगों के लिए वो इतनी ज़्यादा डिबेट्स कर रही है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के पास वक़्त ही नहीं है, पंजाब के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उनके एक्शंस पर गौर करने का, जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, उन पे गौर करने का, जो हुँ, रातों-रात लोग उठाए जा रहे हैं, उन पे गौर करने का। जो देखें खुद इलेक्शन कमीशन ने अपने खत में माना कि हमने तकरीबन कुछ 850 के करीब कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद किए, मतलब 450-500 पंजाब में और हुँ, 250 के करीब कौमी असेंबली में। अब 240-47 जो कौमी असेंबली के मुस्तरद हुए, तो मेन कैंडिडेट तो वही थे। वही थे, मेन हाँ, कैंडिडेट सारे मुस्तरद करने के बाद वो कह रहे हैं कि हमने तो किए कुछ नहीं। हमारे हाथ तो मतलब हम तो दूध के धुले हुए हैं। झूले में, तो हाँ, और सुप्रीम कोर्ट अभी इन पे मैं ये यकीन से कहता हूँ कि हम इनके माज़ी को देखें तो वो कल इनको बरी कर देगी, बरी से मतलब कि कह देगी कि भई हुँ, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, तो आपके खिलाफ जो ठीक, करारदाद आई है वो बिल्कुल गलत है, जो पिटीशन वो आई है। गलत ठीक है। जी। अच्छा ये जो 9 मई का वाक़या हुआ था, उस हवाले से आज हमने देखा कि जो निगरान हुकूमत है, उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है। अब ये इतने महीनों के बाद अचानक इनको क्या ख़्याल आया है कि इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है और उसमें मुझे जो लग रहा है, जो हंच है मेरा, वो ये है कि ये अब एक नए क्योंकि बाकी केसेज़ में कोई जान इनको नज़र नहीं आ रही, तोशाखाना वग़ैरह भी सब कुछ पिट गया, दूसरा भी साइफ़र भी पिट गया। अब ये सोच रहे हैं कि कोई इस तरह का केस बनाया जाए, जिस तरह भी आपने देखा होगा कि वो नैब के भी एक खातून जो है वो सामने आ गई है। तो इस तरह के केसेस बना के खास तौर पे ये जो इंक्वायरी ये 9 मई वाला वाक़या है कि पाकिस्तान की जो ये सबसे बड़ी जमात है पीटीआई, इसको बैन करवाया जाए, इसके ऊपर पाबंदी लगवा के और इनको बिल्कुल इनका रास्ता ही रोक दिया जाए जमहूरी अंदाज से, किसी तरीके से भी वो वापस ना आ सकें। डू यू एग्री विद इट? देखिए 9 मई से आज तक यानी 7-8 जनवरी तक जो है ना वो तकरीबन कोई 8 महीने हो चुके हुए हैं। इन हाँ। 8 महीनों में जो इंक्वायरी नहीं हो सकी, वो अब काबीना की 2 रुकनी कमेटी जो है ना, वो फैसला कर देगी कि भई ये हुआ था। अच्छा ये हुँ, मुल्क के निज़ाम-ए-इंसाफ़ पर, मुल्क की पुलिस पर और जो भी मुल्क में कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं, उनके मुँह पर इतना बड़ा थप्पड़ है इस कमेटी का क़याम कि अब जाके हुँ, ये कह रहे हैं, अनोश जो एसएसपी हैं, जिनको एक साहब कहते हैं कि ये मिस रोलेक्स हैं, तो वो हुँ, अपना साबित करती फिर रही हैं। उसी तरह और जो बिलावल-शलावल ये वो हैं, ये कहते फिर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 9 मई का अभी तक ज़ीरो जिसको कहते हैं ना ज़ीरो इन्वेस्टिगेशन है कि किसी को नहीं पता कि मरकज़ी किरदार कौन है और ज़ैली किरदार कौन है, आगे कैरेक्टर्स कौन है। अच्छा हुँ, अब इस रिपोर्ट में जो कहा गया है ना, वो इतना बड़ा खला है कि मसलन ये कहा गया है एक रिपोर्ट में जो इनको पेश हुई कि इमरान खान ने फलाँ दिन ये चीज़ की। उस दिन वो लाहौर की एक रैली में थे। अच्छा उसमें कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी ने ये ऐसे-ऐसे करके जैसे एफआईए बनाती है हुँ, ना, ये इंतज़ामी इदारे एक डाटा बनाते हैं, यूँ तीर का निशान इधर जा रहा है, तीर का इस फ़ोन हुँ, नंबर से इस फ़ोन नंबर जैसे आपने देखा ना कि आईजी हाँ, पंजाब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इधर से फ़ोन उधर गया, उधर से इधर गया। तो वो जो हाँ, एक केस में स्पेसिफिक हुआ तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो कराची में थे और बहुत से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर थे। जो लोग वहाँ पर थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिहा हो चुके हुए हैं और वे आ चुके हैं। इस्तेकाम दे रहे हैं मुल्क को। वो इस्तेकाम दे रहे हैं मुल्क को, इस्तेकाम देने के लिए इस्तेकाम हाँ, पार्टी के हाँ, हिस्सा हैं। वो वो बहुत तो ज़रूरी प्रेस है। कॉन्फ्रेंस मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना वो कौमी इस्तेकाम की अलामत है। तो हाँ, ये हाँ, सारी हाँ, फेक हाँ, कहानी है कि एक ऐसे मतलब अब 2 रुकनी कमेटी को जो 15 दिन दिए गए, मतलब ये है कि 15 दिन के अंदर-अंदर कमेटी ये डिसाइड करे यानी सब कुछ इलेक्शन की डिसाइड करें। तारीख हुँ, 5-7 दिन पहले ये फिर बैलेट पेपर भी होगा, बल्ला भी होगा, कुछ भी होगा तो हुँ, सब जिसको कहते हैं ना कि जैसे बुलडोज़ कर देंगे, जैसे इंडिया में बुलडोज़र जस्टिस है ना, उस तरह यहाँ पे ये इसी जो तरह के हम एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के पास है हुँ। ना, एस्टेब्लिशमेंट बुलडोज़र चल रहा है। जी। अच्छा ये बताएँ कि अभी आपने ज़िक्र किया बिलावल साहब का। बिलावल साहब लाहौर में थे और मैंने सुना है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब ने उनके लिए एक गली में बाकायदा जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कारपेट बिछा दिया और वहाँ से वो चल रहे हैं और गली आपको पता ही है किस तरह की होती है वहाँ पे लाहौर में ख़ास तौर पे और किन इलाकों में से वो गुज़रे थे। तो वहाँ पे भी यानी इतना ज़बरदस्त किस्म का क कारपेट बिछाने की क्या ज़रूरत थी मोहसिन नकवी साहब को? कारपेट पहली दफ़ा नहीं बिछा। आपको याद होगा कि ये ऐसा ही एक कारपेट उस वक़्त भी बिछा था जब ये कब्रिस्तान में गए थे अपने एक मोहसिन अ, नकवी हाँ, अपने या दादा अपने वग़ैरह की कब्र पे हाँ। ये जे रिश्तेदार की कब्र पर फ़ातिहा खाने के लिए तो कारपेट बिछ गया था। तो ये कारपेट वैसे ही मज़ाक है। पंजाब जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए भी रेड कारपेटेड है पूरा पंजाब, हम एक गली की बात नहीं कर रहे, पूरा पंजाब। पीपल्स पार्टी हुँ, के लिए रेड कारपेट है और लाहौर से जो मुझे नज़र आ रहा है, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, नामों पर हम बाद में बात करेंगे
कि 1-2 सीटें पीपल्स पार्टी को ये दे देंगे, अगर इलेक्शन हुए इसी तरह के, और खुदा ना खास्ता इस तरह के इलेक्शन हुए, तो ये 1-2 सीटें पीपल्स पार्टी को लाहौर से दे देंगे, जिनके अज़ीज़ रिश्तेदार इस वक़्त भी सूबाई काबीना में हैं और वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। हालाँकि लॉ के मुताबिक किसी वज़ीर, किसी मुशीर, किसी चीफ मिनिस्टर का रिश्तेदार इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लेकिन इस वक़्त लड़ रहे हैं। और कोई आदमी देखें जो ये कहेगा कि फलाना इलेक्शन लड़ रहा है, वो जेल चला जाएगा, तो डर के मारे कह ही कुछ नहीं रहा, क्योंकि काज़ी का इंसाफ तो यही है कि तुम एप्लीकेशन लेके आए, पुलिस अंदर कर दे। अब देखें अंदर कर ये दे, हाँ। कहाँ का इंसाफ है कि 450 मेन कैंडिडेट सूबाई असेंबली के रिजेक्ट हो गए पंजाब में, मेन कैंडिडेट सारे रिजेक्ट हो गए। नेशनल असेंबली के मेन कैंडिडेट रिजेक्ट हो गए, रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो मतलब ऐसे पता नहीं दूध के धुले में कोई भगवान टाइप हैं कि क्या चीज़ें हैं जिन पर अभी तक कोई कुछ उँगली उठा नहीं रहा। जी। कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, ये मुझे बताएँ कि एक इस वक़्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है ना, मेरी नज़र में तो वो एक मसला अज़ीम है, और वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब की जो अहलियाँ हैं, उन्होंने ये बताया है हमें कि जी आप जो हैं चीफ जस्टिस साहब वो सही तरह बैठते नहीं हैं, और लाइव जो टेलीकास्ट हो रही है और चीफ चीफ साहब कह रहे हैं कि ये बड़ा मसला बन रहा है। मेरी अहलिया ने मुझे बताया कि आप सही तरह बैठते नहीं हैं। ये कितना बड़ा मसला है और इससे पाकिस्तान का जो इंसाफ है वो कितना मुतासिर हो रहा है? ये ज़रा आप हमें बताएँ। भाई बिल्कुल सही देखें, इंसाफ सही तरीके से बैठ ही नहीं रहा है। इंसाफ लेट रहा है सिर्फ़, वो सिर्फ़ लेट रहा है। इंसाफ ये भी लोगों ने कहा हुआ है कि इंसाफ तो लेटा हुआ है, बैठ तो नहीं रहा, वो तो लेटा हुआ है। कानून हाँ, भी लेटा हुआ है, कानून का नाफ़िज़ करने वाला जो पंजाब पुलिस है, वो भी लेटी हुई है, सिंध भी। तो देखें, इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे-ऐसे केसेज़ हैं जिन्होंने ये डिसाइड करना है कि पाकिस्तान का हाँ, फ्यूचर क्या है। हाँ, मैं फिर ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो केसेज़ हैं, वो आज के लिए नहीं है, वो अगले 50 साल के लिए हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है। और क्या सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना पड़ेगा कि इंसाफ क्या कहता है, इदारे कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, मतलब पुलिस कितना सच बोल रही है, चीफ सेक्रेटरी कितना सच बोल रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हमने लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को दी हुई है, तो कितना सच है? अगर वो कह रहे हैं कि हमने किसी को गिरफ्तार करके तंग नहीं किया, तो क्या कह रहे हैं? अभी आप देखें ना कि एक जो जेल में है, गिरफ्तार हैं, उन्होंने एक बयान दिया खातून ने कि मेरे साथ जिनसी ज़ ज़्यादती हुई। मतलब हुई हुँ, है। मैं लफ़्ज़ बोलना हुँ, नहीं चाह रहा कि उन्होंने हुँ, ये भी किया है, या पहली दफ़ा इल्ज़ाम सामने आया है। हुँ, पहले भी होगा, लेकिन पहले उन्होंने घबरा के नहीं कहा होगा कि लोगों को अपनी इज़्ज़त भी हुँ, प्यारी होती है, ख़ानदान की इज़्ज़त भी हाँ, प्यारी होती है, ज़ाहिर। लेकिन एक लिमिट होती है जो क्रॉस हो जाती है, फिर आदमी हर चीज़ कहने पे तैयार हो जाता है। हुँ, तो अब मतलब इन्होंने देखें, थानों में गैंग रेप होते हैं, जेलों में गैंग रेप होते हैं, कोई नई बात तो है नहीं ये। और इस सिलसिले में शाहीन अतीक उर रहमान खुद, जब वो मुख्तार माई का गैंग रेप हुआ, फिर थाने में हुआ, हाँ, फिर हाँ, हाँ। यहाँ पुलिस अफ़सर हैं जो आजकल सीआईए में, तो जब एक औरत गिरफ्तार हुई तो उन्होंने अपने 2-3 ख़ास जो पुलिस एहलकार थे उनकी ड्यूटी लगा दी कि भई इसको कोई कुछ कर ना दे रात को। तो तो लेकिन बस रात को थाने में बंद करने के भी रूल हैं कि थाने में औरत को 5 बजे के बाद रखने के लिए बड़े सख्त असूल हैं। उन पे हो रही है कि नहीं हो रही है पाबंदी इस वक़्त, हम नहीं कुछ भी जानते। नहीं हो रहा। थानों में भी, हाँ, जेलों में भी। तो ये जेलें अकूबत खाने हुँ, टाइप हैं, हुँ। क्योंकि यहाँ पे तादाद से दुगने लोग कैद हैं। जी। लेकिन एक चीज़ है कि जो चीफ जस्टिस साहब ने एक काम किया है, कोई लाइव टेलीकास्ट दिखा के हमें कम से कम मेरा ख्याल है कि शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें उन्होंने बता दिया है कि सारी कौम अब देख रही है कि कितने माशाल्लाह बासलाहियत हमारे जजेस हैं, कितनी उनकी इल्मी और अमली इस्तेदाद है। इस पे आपका और मेरा ख्याल है हमारा शुक्रिया बनता है। अच्छा, एक चीज़ आखिर में बिल्कुल सेकंड्स में मुझे ज़रा बताइएगा कि मैं केपीके में एक और इज़ाफ़ा और कर दूँ, इसमें मैं एक इज़ाफ़ा और कर दूँ कि कुछ लोग एक्सपोज़ हो रहे हैं, मतलब जुडिशरी के कुछ लोग हाँ, अपना ज़हन देकर कौम को अपने आप को एक्सपोज़ कर रहे हैं कि वो क्या फ़ैसला देने वाले एब्सोल्यूटली। हैं। बिल्कुल सही बात है, और जी। ये एक सेक्टर था जिसका जो अभी तक एक्सपोज़ नहीं हुआ था। अच्छा, केपी और गिलगित बल्तिस्तान की सूरत-हाल क्या है? इसमें ज़रा चंद सेकंड में ज़रा मुझे बताइएगा। अल्लाह रहम करे। देखें, ओए होए होए! एक नून लीग के बड़े करीबी साथी आए जिनके वालिद साहब भी नवाज़ शरीफ के बहुत करीब रहे और वो मतलब पूरा पाकिस्तान फिरते रहे। तो कल उस फैमिली के एक मेंबर ने मुझे बताया कि जी अल्लाह माफ़ करे कि केपीके जो है ना वो एक ऐसे दहाने पे खड़ा है जहाँ उसको मुनसिफ़ाना इंतखाबात की ज़रूरत है। मैं फिर कहूँगा हुँ, केपीके को मुंसिफ़ाना। हमसे ज़्यादा, पंजाब से ज़्यादा मुनसिफ़ाना इंतखाबात की ज़रूरत है। ढके-छुपे चलें, नरम-तमीज़ लफ्ज़ों में मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू वेरी सून जी। अस्सलाम वालेकुम।